बदलेगी राजनीति, बदलेगा देश। सारे देश में जब परिवारवाद के खिलाफ लामबंदी हो रही है, बहन मायावती ने ये प्रूफ कर दिया कि सेकंड मैन लीडरशिप ना होते हुए भी उन्होंने परिवारवाद का जो डंक था, जो डंक था, तो उसको तो नहीं हो रहा। दलित दलित बना हुआ, और आज से नहीं, आम आदमी पार्टी से नहीं, कांग्रेस के टाइम में भी यही होता था। आपका हकमारी हो रही है, आपको जागना चाहिए। या तो आप दूसरी सरकार अपनी बनाओ या फिर आंदोलन करो, जो मर्जी करो, लेकिन आपको जगना तो चाहिए। कांग्रेस चोर है, बीजेपी चोर है। किस तरह से दलितों का पैसा चला जाता है, किस तरह से मजदूरों का पैसा चला जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, मजदूरों तक नहीं पहुंचता। तो ये जो सिस्टम की कमी है, गरीब आदमी के लिए, दलित के लिए, मजदूर के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए, वो सिस्टम सपोर्ट नहीं करता हम लोगों को। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में लोकसभा चुनाव है, 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं और नजर अब चौथे चरण पर है। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीएसपी के कैंडिडेट, नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से राजकुमार आनंद हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें, ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, रह चुके हैं और ये कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा देकर बीएसपी ज्वाइन कर लिया। उस दौरान इन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल दलित है। पहले सवाल तो यही पूछना चाहूंगी कि दलित का जो आपने बताया, दलित विरोधी जो आरोप लगाया, ये क्यों लगाया? क्योंकि लगातार इंडिया गठबंधन, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, वो लगातार हिस्सेदारी की बात कर रही है। इंडिया गठबंधन में तमाम बातें कही जा रही है कि जनगणना कराएंगे, हिस्सेदारी देंगे, ओबीसी की, एससी एसटी ओबीसी और तमाम जो लोगों से मिलने जुलने की बातें की जा रही है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये दलित विरोधी है, ऐसा क्यों? देखिए, मुझे आज इस्तीफा दिए करीब करीब 1 महीना हो गया। आप लोग दलित मीडिया से आते हैं, अगर आज तक आप ये भी नहीं समझ पाए कि मैंने आरोप लगाया या उसमें कोई सच्चाई थी, तो जर्नलिज्म का मतलब क्या है? आप लोगों को इतना तो पता आपने आरोप लगाया तो उसका कोई आधार होगा। दूसरी तरफ अगर वो लगातार ये कह रहे हैं, दलित की ही बातें कर रहे हैं, तो सवाल तो आपसे बनता है। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को उसका पता होना चाहिए, उसमें आगे जाना चाहिए कि मैंने जो आरोप लगाए वो चुनावी आरोप हैं या वो सच्चाई है। वो चुनावी आरोप नहीं है मैडम, उनमें सच्चाई है और वो सब जग जाहिर है। आज आप देखिए, जब रिप्रेजेंटेशन की बात मैं करता हूँ, 13 लोग राज्यसभा में जाते हैं, जग जाहिर है राज्यसभा में 13 लोगों का जाना, उसमें एक भी दलित का ना होना। आज जब फेलोज लगाए जाते हैं विधानसभा में, मंत्रालयों में, कंसल्टेंट लगाए जाते हैं, उसमें एक भी दलित का ना होना। हजारों लगाए जाते हैं जिनकी लाखों में सैलरी है, उसमें एक भी ना होना, एक भी दलित का ना होना। तो ये तो चीज़ें ऑनलाइन चेक हो सकती हैं, इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा कुछ नहीं है। दलितों के लिए, जो दलितों के कल्याण के लिए पैसा आता है, जो एससी एसटी कल्याण निधि का पैसा है, उसमें से हजारों करोड़ रुपए का, जो हजारों करोड़ रुपए है, वो डाइवर्ट हो गया है। और हजारों करोड़ रुपया लाखों करोड़ में से जब डाइवर्ट होता है ना, तो वो इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन ये डाइवर्ट ऐसे हुआ है कि 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ और 2000 करोड़ रुपया डाइवर्ट हुआ। 2000 करोड़ रुपया खर्च होता और 500 करोड़ रुपया डाइवर्ट होता तो इतनी बड़ी बात नहीं होती, मेरी आंखें इतनी नहीं खुलती। लेकिन 500 करोड़ खर्च हुआ, 2500 करोड़ रुपया डाइवर्ट हुआ 1 साल में। इस तरह के जब आंकड़े आते हैं तो आदमी का मन अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है कि मैं, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें सिखाया था, जिसके लिए हम चले थे, जिस रास्ते के हम राही हैं, वो रास्ते पे हम नहीं चल पा रहे हैं। आरोप आप पर और तमाम लोगों ने ये भी कहा कि आप तो कार्रवाई से डरकर भाग गए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, ईडी सीबीआई की कार्रवाई अब आप पे भी हो सकती थी, इस वजह से आप भाग निकले। नहीं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। ये तो चुनावी समय है, इसलिए सोमनाथ भारती जी ऐसा कहते हैं। और हुआ तो ये था कि हमारे यहाँ आए थे ईडी वाले, और उन्होंने पूरी 23 घंटे करीब हमारे यहाँ सर्च हुई थी, और कई सारी हमारे सारे घरों में, रिश्तेदारों के घर पे सर्च हुई थी। और वो, हम भी यही समझे थे कि हमारे ऊपर कोई पुराना केस था कस्टम का, उसके चक्कर में आए हैं। लेकिन वो बाद में पता लगा कि जो लिकर स्कैम था, इनका शराब घोटाला था, उसका ट्रेल पकड़ने के लिए वो हमारे यहाँ सर्च करा उन्होंने। 10-15 दिन जब हमने बात की, इन्होंने कहा भाई हम तो उसके चक्कर में आए थे, तुम्हारे उस केस से कोई मतलब नहीं है। तो ये था। आप नई दिल्ली लोकसभा से उम्मीदवार हैं और आपको कुछ ही दिन पहले, 1 दिन पहले ही किसी और ने नामांकन भरा था, सत्य प्रकाश गौतम ने। तो अब
आप हैं वहां पर, तुरंत रातों रात कैंडिडेट बदलना, ये कही जा रही है कि आखिर बसपा में चल क्या रहा है, किस तरीके से ये नामांकन अभी दी जाती है, किस कोई और भरता है, फिर बदल दिए जाते हैं कैंडिडेट। कई बार ये भी बातें कही जा रही कि जीते हुए उम्मीदवारों को हटाया जा रहा है। क्या बसपा बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है और तमाम ये विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भी आरोप लगा रही है? तो आखिर क्या चल रहा है, ये आप बताइए। नहीं, देखिए, बाकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी सीट पे ये हुआ था कि सत्य प्रकाश जी हमारे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, और जब हमने ज्वाइन किया तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, अगर आप लड़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लड़िए, क्योंकि आप लोकल कैंडिडेट हैं। और देखिए, बहुजन समाज पार्टी से मैं आज से नहीं, आज परसों नहीं जुड़ गया। 80 के दशक में जो 5323 नंबर में बहुजन समाज पार्टी का ऑफिस है, 5321 में मेरी दुकान होती थी, और बाबा लेदर स्टोर के नाम से होती थी, जिस पे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का फोटो होता था, और वहाँ पर उसके बाहर एक तखत रखा होता था। तो मान्यवर काशीराम और बहन मायावती घूम फिर के आते थे, उसी तखत पे बैठा करते थे। मेरे अंदर जो भी सामाजिक चेतना और जो भी सामाजिक लगाव आया, वो मैंने उनके मुंह से सुना है, उनकी संगत में सीखा है, उनकी लिखी हुई बातों से नहीं सीखा, तो उनके साथ बैठ बैठ के सीखा है। तो आज कोई कहे, और हम सब उसी में थे। 2012-13 में अरविंद केजरीवाल जी ने एक पार्टी बनाई, आम आदमी पार्टी, और उन्होंने खड़े होकर एक नारा दिया, बदलेगी राजनीति, बदलेगा देश। मैंने भी राजनीति शास्त्र में एमए किया हुआ है, लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि राजनीति, इस देश की राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, बहुत सड़ी गली है, और कुछ नहीं हो सकता इस देश का जब तक कि राजनीति नहीं बदलेगी, क्योंकि राजनीति हमारे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है, चाहे हम व्यापार करें, नौकरी करें, कुछ भी करें। जब इन्होंने ये कहा कि बदलेगी राजनीति, बदलेगा देश, तो मुझे अट्रैक्ट किया। मेरा अरविंद केजरीवाल से कनेक्शन हुआ, मैं इनके साथ हो लिया, अपने सारे समर्थकों के साथ। उससे पहले हम बहुजन समाज पार्टी के हुआ करते थे, और उसके बाद धीरे धीरे पार्टी में, पहला जो चुनाव हुआ 2013 का, मेरी पत्नी को लड़वाया गया, हमने उनको चुनाव लड़वाया, वो जीती, लेकिन वो सरकार 49 दिन ही चली। उसके बाद फिर 2015-16 में इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए। इन्होंने बाबा साहब का फ़ोटो भी इन दोनों लगाया और शहीद भगत सिंह का लगाया, तो काफ़ी हम प्रभावित होकर फिर उसमें आ गए, इनके दोबारा इलेक्शन लड़ने के मूड में आ गए, और हमने दोबारा इलेक्शन लड़ा, विधायक बने, मंत्री बने, और जब मंत्री बने तब हमें ये सब गोरखधंधा पता लगा, और फिर हमें लगा कि नहीं, अपना नहीं चलेगा, बसपा ही ठीक है। बसपा ही ठीक नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये लोग ठीक नहीं है। इस तरह से अगर काम होता है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बहुत लोग कर सकते हैं, बहुत लोग समझौता कर लेते हैं, ये तो जिंदगी है। कुछ लोग समझौता कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते। आरोप ये भी लग रहा है, जिस तरीके से आकाश आनंद के साथ जो ये खबरें चल रही हैं, वो आप भली भांति जानते हैं, उन्हें पदमुक्त कर देना, और बातें यही है निकल कर आ रही है कि उन्होंने एक भाषण दिया और बीजेपी को गुंडाराज कह दिया, इस वजह से उन्हें पदमुक्त कर दिया गया। सच्चाई क्या है? कई लोग कह रहे हैं कि अंदर की बातें कुछ और है, मायावती जी ने उस बयान के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। सच्चाई आपको पता होगा, क्या कुछ सच्चाई है वो बताइए। बड़ी अच्छी सच्चाई है इसमें। सारे देश में जब परिवारवाद के खिलाफ लामबंदी हो रही है, बहन मायावती ने ये प्रूफ कर दिया कि सेकंड मैन लीडरशिप ना होते हुए भी उन्होंने परिवारवाद का जो डंक था, जो डंक था, तो उसको तोड़ दिया, और परिवारवाद को उनकी पार्टी में जगह ना मिले, इसलिए उन्होंने आकाश जी को निकाल दिया। तो फिर पहले दिया ही क्यों पद? अगर परिवारवाद पे हमला ही करना था और नहीं साबित करना था, तो पहले देने का क्या मतलब बनता है? इस बयान के बाद ये हटाने का क्या मतलब बनता है? निकल कर तो यही आएंगे। एग्जाम्पल ये दिए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन की पत्नी और केजरीवाल की पत्नी से सीखो, दोनों जेल में है, और ये जो है उनकी पत्नियां कितने जोरों शोरों से रैलियां कर रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं, लेकिन मायावती जी ने तो उनको पदमुक्त कर दिया। नहीं, वो उसके पीछे परिवारवाद का ही मसला है, और बाकी और जैसे डिटेल पता लगेगी हम आपको बताएंगे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या आकाश आनंद अपने पद को संभालने में सक्षम ना हो सके, ये वजह हो सकती है अगर अंदरूनी बात है तो? नहीं, बहन जी जैसा कहती हैं, वो कहती है कि अभी वो मैच्योर नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं लगता। मैच्योर है वो? ऐसा तो नहीं लगता कि मैच्योर नहीं है। काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने काम किया है, लेकिन थोड़ा और परिपक्व हो जाएंगे तो और भी अच्छा करेंगे।
मतलब अभी उन्हें और कुछ सीखने की जरूरत है। हाँ, और सीखेंगी, जिंदगी तो रोज रोज सिखाती है। चलिए, वैशाली से शंभू कुमार सिंह जो हैं चुनाव लड़ रहे हैं, नेशनल दस्तक के संपादक। सवाल ये है, उन पर कई लोग कितनी सारी बातें कहते कि जाति का ध्रुवीकरण करते हैं, आपस में बंटवाने का काम करते हैं। अब सवाल ये बनता है कि वो लगातार आर्थिक मदद भी मांग रहे हैं, उन्हें जनता क्यों समर्थन दे, आर्थिक समर्थन जो सहयोग है वो क्यों करे, उनके समर्थन में वोट क्यों डाले जाए? आप बताइए, क्यों किया जाए उनका सपोर्ट? देखिए, वैशाली सीट पर जो शंभू सिंह है, वो पहली बार इस कम्युनिटी से, SC OBC कम्युनिटी से पहली बार उनको टिकट मिला है। आज तक वहाँ पर राजपूत और तमाम बाकी लोगों को टिकट मिलता था, पहली बार उनको टिकट मिला है। और वहाँ पर जो पॉपुलेशन और बाकी चीज़ों के हिसाब से काफ़ी अच्छी परिस्थिति उनकी बनती है। मैं सभी SC OBC लोगों को अपील करूँगा कि उनको वोट दें। अब दिल्ली की बात करें, आप दिल्ली से ही चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में दो दिल्ली देखने को मिलती है, एक तो चमचमाती सड़कें दिखती है, दूसरी तरफ वो गलियारे दिखते हैं जहां पर अभी तक बिजली पानी की भी ढंग से सुविधा नहीं है। तो क्या दिल्ली में उन दलितों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए कोई राजनीति में, आपने कहा कि राजनीति से ही बदलेगा देश के हालात, तो क्या आपकी राजनीति से दिल्ली में ये तमाम जो चीजें हैं, जिस तरीके की बस्तियां हैं, वहां पर कुछ हालात बदलने वाले हैं? क्योंकि लंबे समय से ज्यादा कुछ उम्मीद है उन्हें, और अब तो बात करने पे वो सीधे बोलते हैं कि सब चोर हैं, हमें किसी से उम्मीद नहीं है। हम जनता से बात करें, वो सीधे यही बात करें, हमें किसी से उम्मीद नहीं, सब चोर हैं, सब आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते। क्या उनके मन में विश्वास जगा पाना और सब कुछ फिर उनके लिए बदल पाना कुछ आसान है, और क्या आप ये कर सकते हैं? मैडम, नेता आते हैं, वो उनके पार्टियों में आने के बाद, मंत्री बनने के बाद उनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती हैं। और आज जो मैं कर रहा हूँ बहुत छोटा लग रहा है। अगर मैं अपने मकसद में फेल हो गया तो हो सकता है लोग भूल जाएंगे 20 दिन बाद, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा मुल्क है हमारा। लेकिन आप ये समझिए, जिन दलितों की आप बात कर रही हैं, वो अभी आप भी समझ नहीं पा रही हैं कि जो SC SP फंड का पैसा है, जो हजारों करोड़ रुपए डाइवर्ट हो जाता है, वही पैसा तो उन बस्तियों में लगना था जो डाइवर्ट कर दिया गया। इनको डिटेल में समझना और फिर लोगों तक पहुंचाना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये मीडिया की जिम्मेदारी है, ताकि लोग आवाज बने। अब मैं तो सत्ता में नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो लोगों को बता दिया, जगह दिया कि देखो आपका काम ऐसे होता था और इसलिए काम नहीं हो रहा, दलित बना हुआ। और आज से नहीं, आम आदमी पार्टी से नहीं, कांग्रेस के टाइम में भी यही होता था, शीला दीक्षित 15 साल रही तब भी यही होता था। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों को जागना चाहिए और आप लोगों को लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि आप लोगों का पैसे को डाइवर्ट कर दिया जाता है, पॉपुलिस्ट वाली स्कीमों में खर्च कर दिया जाता है, चुनावी कामों में, तमाम और चीज़ों में खर्च कर दिया जाता है। आपका हकमारी हो रही है आपकी, आपको जागना चाहिए। या तो आप दूसरी सरकार अपनी बनाओ या फिर आंदोलन करो, जो मर्जी करो, लेकिन आपके साथ उनको जगना तो चाहिए। खबरें तो हम लगातार जनता को बता रहे हैं, लेकिन अगर आप मैदान में लड़ रहे हैं उन विपक्षियों को, उनको हटाने के लिए, आप आकर उनके हक दिलाने के लिए, तो इसलिए आपसे ये सवाल बनता है कि क्या आप वो सब कुछ कर पाएंगे? कैसे उन लोगों का भरोसा जीतेंगे जिनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि सब एक तरह होते हैं? सवाल यहाँ था। उनको जब ही समझ में आएगा ना, जब उन तक बात पहुंचेगी, तरीके से उन तक बात पहुंचेगी, तब समझ में आएगा। आज तक इस ढंग से कोई समझा नहीं पाया, आज तक कोई नहीं समझ, सब एक ही तरह से समझाते हैं तो एक ही तरह के लगते हैं। एक ही तरह मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? एक ही तरह से कैसे समझाते मतलब सब एक ही तरह से खबरों में दिक्कत है, क्या दिक्कत है? देखिए, सब ऐसे समझाते हैं कि साहब कांग्रेस चोर है, बीजेपी चोर है, आम आदमी पार्टी चोर है। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि किस तरह से दलितों का पैसा चला जाता है, किस तरह से मजदूरों का पैसा चला जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, मजदूरों तक नहीं पहुंचता और मजदूर के फैक्ट्री मालिकों तक पहुंच जाता है वो पैसा। मजदूर के लिए मतलब नाव नहीं बनती और फैक्ट्री वाले के लिए जहाज बन जाता है। तो ये जो सिस्टम की कमी है, गरीब आदमी के लिए, दलित के लिए, मजदूर के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित के लिए, वो सिस्टम सपोर्ट नहीं करता हम लोगों को, और उनको करता है, वो राजनीति से ही चालू हो जाता है। जी।
तो हमने तमाम मुद्दों पर बात की। अब एक आखिरी सवाल, दिल्ली की 7 सीटों में से बीएसपी के खाते में कितनी सीटें आ रही हैं? देखिए, बीएसपी पहली बार इस लोकसभा सीट में ऐसी पोजीशन पे आ रही है कि कुछ सीटों पर ट्रायंगल बनाएगी, और जब ट्रायंगल फाइट होती है तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो मुकाबला जो है वो बेहद दिलचस्प होता जा रहा है लगातार, और जैसे जैसे करीब आ रहा है दिल्ली में चुनाव, उस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार सरगर्मी जो है वो सियासी गलियारों में बढ़ते जा रहे हैं, और बयानबाजियां जो है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं, और तमाम उसके बाद जो खबरें निकल कर आ रही है वो सब हम आपको लगातार बता रहे हैं। बातचीत किया सर से, आप तमाम सवालों के जवाब दिए। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।